की शुरुआत। पहली खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई आपको बताएं, सीबीआई के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लग गई है। सीबीआई की टीम ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी में से एक रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के सीबीआई के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान सीबीआई ने अपनी वकील के माध्यम से रॉकी की 10 दिनों के लिए रिमांड पर मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। यानी कि रॉकी अब 10 दिनों की सीबीआई के रिमांड पर रहेगा। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड मांगी थी और इसे मंजूरी भी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। अगली खबर सियासी गलियारे से। मनीष वर्मा को जेडीयू में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मनीष वर्मा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मनीष वर्मा का स्वागत किया और नई जिम्मेदारी को लेकर पत्र सौंप दिया है। संजय झा ने कहा कि मनीष वर्मा के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है और इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। अन्य राज्यों में संगठन के विस्तार में मनीष वर्मा की भूमिका बहुत अहम होगी। राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने सीएम नीतीश का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की प्राथमिकता झारखंड विधानसभा चुनाव है। बिहार में 1.5 साल में चुनाव होने वाले हैं। संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए जितना कुछ किया जा सकता है उतना किया जाएगा। मनीष वर्मा ने कहा कि पहले भी जनता से जुड़ रहे हैं और नीतिगत मामलों में मैंने पहले भी काम किया है। वो धरातल पर काम करते हैं। क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मनीष वर्मा हैं? इस सवाल पर भी मनीष वर्मा ने अपना जवाब खुलकर दिया है। उन्होंने बहुत सारी खबरें मीडिया पर चलने की बात कही, लेकिन कहा कि ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति नालंदा से हो और उसी जाति से हो तो उत्तराधिकारी बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजनीति में फैसला जनता करती है कि कौन शासक होगा। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वागत है। हम लोगों के बीच में मनीष कुमार वर्मा जी बैठे हुए हैं और आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता पटना में ग्रहण की और आज हम लोगों के नेता, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग पटना से ही आ रहे हैं, आज सुबह तय किया कि इनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाना है और इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। और खास करके पार्टी संगठन, मनीष वर्मा जी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है, आईएएस रहे हैं उड़ीसा काडर में, और फिर बिहार में भी उन्होंने 10-12 साल सेवा दी है और एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, एक्सपोजर रहा, लोगों के बीच काम करने का उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, क्योंकि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी का विस्तार करना है, उनके कामकाज को ले जाना है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है बिहार के बाहर ले जाने का। तो अब जो मनीष वर्मा जी भी आए हैं बिहार में भी और बिहार के बाहर भी पार्टी संगठन को मजबूत करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मनीष वर्मा को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बात करते हैं उनसे। मनीष जी, 2 दिन पहले आपने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आपको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से बिहार में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में किस तरह की आपकी प्लानिंग होगी? देखिए, मुझे जो है सिर्फ 2 दिन के भीतर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए मैं अपने नेता और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ज्वाइन करते ही। ये सचमुच, देखिए, काम जो है दोनों स्तर का है, एक नेशनल लेवल पे भी है और बिहार स्तर का ही है। नेशनल लेवल पर पार्टी की प्रायोरिटी होगी कि अभी झारखंड के चुनाव हैं और भी पार्टी का यदि विस्तार दूसरे राज्यों में हो सकता है तो उसके करने की कोशिश करूंगा। साथ ही क्योंकि बिहार में भी 1.5 वर्षों में करीब करीब इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो वहां भी संगठन के स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए जितना कुछ भी किया जा सकता है वो सारे काम किए जाएंगे।
आपने बतौर अधिकारी बहुत काम किया है ओडिशा में, फिर बिहार में भी, पटना के डीएम भी रहे आप, तो उसका कितना फायदा आपको मिलेगा जब आप राजनीति में आए हैं, तो उस अनुभव का फायदा कैसे होगा? देखिए, अनुभव का फायदा तो होता ही है। जब पहले भी हमने बहुत सारा काम कराया है बिजली के डीएम के रूप में, तो फिर काम करना ही होता है। जनता से भी जुड़ाव रहता है, लोगों की समस्या सुननी पड़ती है और लोगों को उन समस्याओं का समाधान भी कराना पड़ता है। लेकिन नीतिगत स्तर पर भी मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिव रहा हूं और योजना विकास विभाग का भी 4 वर्ष मैं सचिव रहा हूं। बिहार को बजट को बनाने में भी मैंने 4 वर्ष योगदान दिया है। तो इस तरह से सरकार के कामकाज या नीतियां बनाने में भी मैं पहले कंट्रीब्यूट कर चुका हूं, तो उसका अनुभव का लाभ मिलता है। आप इंजीनियरिंग के भी छात्र रहे हैं, आईआईटी दिल्ली से पास आउट रहे हैं आईएएस बनने से पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। काफी सिमिलरिटी आप लोगों में दिखती है, आप भी नालंदा से, वो भी नालंदा से। बिहार में अगर देखा जाए कहीं भी सोशल इंजीनियरिंग जो देखी जाती है राजनीति में, वो भी जिस जाति से हैं उसी जाति से आप भी आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से हैं। माना जा रहा है कि अगले उत्तराधिकारी नीतीश कुमार के कोई हैं तो मनीष वर्मा है। इस तरह से देखा जा रहा है राजनीति में आप वीआरएस लेकर के आए हैं। तो देखिए, ये मीडिया में बहुत जगह पे खबरें चल रही हैं, पहले से भी ये तुलना हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नालंदा से हो, आईएएस से हो और जाति से हो तो वो उत्तराधिकारी बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति में आप जानते हैं कि जनता डिसाइड करती है कौन उसके शासक होंगे, किसकी सरकार होगी, जनता चुनती है। तो फाइनल जो वर्डिक्ट होता है वो जनता का होता है। ये राजतंत्र नहीं है कि कहीं भी कोई राजा का शासन है, इसको उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर दिया और जनता उसे चुन लेगी। यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो मुझे इन बातों में कोई विशेष गहराई दिखती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष वर्मा, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और किशनगंज में विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद जावेद आजाद ने किया। इस दौरान सांसद ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है कि गर्भावस्था का स्वास्थ्य समय और अंतराल HTSP का एक दृष्टिकोण है जो महिलाओं को गर्भधारण, अंतराल, नवजात शिशु और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। 4 साल का अगर गैप रहता है तो माँ की भी सेहत अच्छी रहती है और बच्चे को भी परवरिश अच्छी मिलती है, खुराक अच्छा मिलता है, ध्यान अच्छा दिया जा सकता है। तो इसलिए हमें अपने फ्यूचर को देखते हुए ये कोशिश करनी है। इन 2 बातों पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे जो नस्ल है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे दिमागी तौर पे और सेहत। और IGIMS के चिकित्सकों ने बिना बेहोश किए पहली बार एक 80 वर्षीय हृदय रोगी की बाईपास सर्जरी कर दी है। बाईपास सर्जरी कर IGIMS के डॉक्टरों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर शील अवनीश के नेतृत्व में इस सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कुशेश्वर यादव, जो कि दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, वो सभी जगह से इलाज कराकर थक चुके थे और तब वो पहुंचे IGIMS। वहां पर उनका उचित इलाज किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज किया गया। मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। कहते हैं डॉक्टर धरती का भगवान होता है और IGIMS के चिकित्सकों ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी 80 वर्षीय मरीज को बिना बेहोश किए हुए अवेक बाईपास सर्जरी करके रिकॉर्ड बनाया है। इस वक्त हम IGIMS के CTVS डिपार्टमेंट में हैं और ICU की एक तस्वीर है जहां पर देख सकते हैं सभी डॉक्टर जो है मुस्कुराते हुए और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, नया रिकॉर्ड बनाया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। ये सचमुच एक सफलता तो है, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन अगर हम देखें तो हमारे भारतवर्ष में बहुत बिरले होता है, क्योंकि इस तरह के मरीज मिलना और इस चीज़ को संपन्न करना कि मरीज को होश में रह के उसके बाईपास करना एक बहुत जटिल चीज़ है। सुनने में जितना आसान लगता हो,
है चीज़ बहुत गंभीर, क्योंकि मरीज़ उस समय सब कुछ एहसास कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि मरीज़ को दर्द भी ना हो और उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो जाए। इसमें हमारे एनेस्थीसिया टीम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसमें उनके ही बदौलत हम क्या करते हैं, मरीज़ के छाती वाले हिस्से को सुन करते हैं, पूरा बेहोश ना कर मरीज़ के सिर्फ छाती वाले हिस्से को सुन करके जहाँ हमको ऑपरेशन करना है। क्या इससे पहले बिहार में या अन्य जगहों पर ऐसी सर्जरी हुई थी? नहीं, मेरी समझ में यहाँ इस तरह का ऑपरेशन हमारे बिहार या ईस्टर्न जोन में समझ लें, भारत के जो पूर्वोत्तर एरिया में कहीं इस तरह का ऑपरेशन हुआ नहीं है। ये एक तरह का यूनिक सर्जरी है जो हमने बखूबी किया है। अब ये खुद बताएंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। सर एक बात सुनिए, हम कबीरदास की चला है और कबीरदास कहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। गुरु की प्रभाव है कि ईश्वर को हमने बता दिया कि ईश्वर यही है, यही आपको इलाज कर देगा और हर जगह से हमने थाक दिया। मतलब मानते हैं कि डॉक्टर ने ईश्वर का फर्ज अदा किया है। ईश्वर है, ईश्वर डॉक्टर नहीं है, हमारा ईश्वर है। पूरी टीम की मेहनत रंग लाई है। आप चूंकि एनेस्थेटिक हैं, और कितना बड़ा रिस्क था ये जो होता है हम लोगों के लिए काफ़ी रिस्क होता है। ये अवेक सीवरेज कराना काफ़ी रिस्क होता है हम लोगों के लिए। तो लेकिन हम लोग एक ड्रीम था कि हम लोग को ये चीज़ को कराना है बिहार में फर्स्ट है। अच्छा। तो हमने जो होता है ना, मरीज अवेक रह के ही उसके पीछे में रीढ़ की हड्डी में सुई लगाया है और उसका जो ऑपरेटिव फील्ड था उसको एनेस्थेटाइज किए। और क्या डर होता है इस तरह के ऑपरेशन में? क्या डर होता है अगर आप बेहोश नहीं करते? कि कभी कभी क्या होता है कि मरीज की जो होती है बीपी हार्ट रेट ने वेरी करने की रहती है चांस, तो उसको हम लोग स्टेबल रखे ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और मरीज का SpO2 मेंटेन रखे ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मरीज को यदि हम लोग इंटूबेट करते हैं, बेहोश करते हैं, ट्यूब डालते हैं, तो ऑपरेशन टेबल पे ही बहुत बड़ी घटना हो सकती है। मैं विगत 12 वर्षों से मैं यहाँ पे हूँ और मैंने पहली बार ये सर्जरी देखी है और मैंने जो देखा है मुझे बड़ी खुशी हुई है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये सर्जरी हो रही है ये बहुत अच्छी चीज़ है और जिस हिसाब से पेशेंट का जो है कि उनका रिकवरी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। यानी अब रिस्क फैक्टर जो है वो 0 हो गया है। ऐसे में डॉक्टरों का भी सपना साकार हुआ है। साथ ही बिहार के जो मरीज जो अब तक बाईपास सर्जरी करवाते थे, उन्हें बेहोश होना पड़ता था और डॉक्टर उन्हें बेहोश करते थे, ऐसे में IJMS ने ये रिकॉर्ड बनाया है। अब आगे भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में पिछले 2 दिन में मानसून कमजोर हुआ है। बिहार में मानसून की 288.5 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल रेनफॉल है, लेकिन महज 249.2 मिलीमीटर ही बारिश हुई। बताया जा रहा है कि मानसून की बारिश में लगभग 14% तक कमी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 2 दिन में मानसून की बारिश और भी कम होगी। हालांकि कहीं कहीं बारिश होगी, पर कई जिलों में गर्मी बढ़ने की संभावना है। बिहार में जो मानसून की गतिविधि अभी तक अच्छी चल रही थी, वो आज और कल 2 दिनों के बाद से मानसून की गतिविधि में कमी की प्रबल संभावना बन रही है। और मानसून की स्थिति की बात करें, जो बिहार में जो मानसून की वर्षा की है, तो अभी तक अराउंड 288.5 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल है मानसून सीजन का, लेकिन अभी तक सिर्फ 249.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और गोपालगंज में लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई, 5 किसान झुलस गए। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में खेत में धान की रोपनी के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। झुलसे हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों से खेतों की ओर नहीं जाने की अपील कर दी है। गोपालगंज से मौसम के मिजाज की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार।
बारिश के साथ हुई वज्रपात ने भारी नुकसान पहुंचाया है। वज्रपात से आज एक किशोर की जहां मौत हो गई है, वहीं 5 लोग झुलस गए हैं। ये हादसा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में हुआ है। मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया था और किसानों से अपील की गई थी कि वो वज्रपात के दौरान खेतों की ओर ना जाए, लेकिन आज बारिश के साथ वज्रपात हुई और इसमें एक किशोर की मौत हो गई। आपदा विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि बारिश लगातार होगी और मेघ गर्जन होगी, ऐसे में वे खेतों की ओर न जाएं। पहले भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से वज्रपात से मौत के बाद मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों के बीच अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और पटना सहित बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिस वजह से गंगा सहित बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। लगातार जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। पटना में गांधी घाट पर गंगा का पानी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन वाटर मीटर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज हो रही है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दी है और झमाझम बारिश हुई है। बारिश होने के साथ ही साथ तमाम नदियों का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में NIT घाट पर गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ देख सकते हैं पिछले दिनों के मुकाबले जो गंगा का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा ही गंगा नजर आ रही है और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस कदर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। सिर्फ गंगा ही नहीं, चाहे कोसी की बात कर ले, बागमती की बात कर ले, बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ जो वाटर मीटर है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि खतरे के निशान के पार अभी फिलहाल पटना में गंगा नहीं बह रही, बावजूद इसके गंगा की जो धारा है वो खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के मद्देनजर जो जिला प्रशासन है वो लोगों से सतर्क रहने की सलाह भी देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल NIT की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक गंगा की धारा यहाँ नजर आ रही है, लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है और यहाँ पर लगभग 7 मीटर के करीब गंगा का जल स्तर जो है वो पहुंच चुका है। अभी आने वाले दिनों में जो गंगा की धारा है वो और अधिक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि बारिश अभी और होगी। आज एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश राजधानी पटना में हुई है और आने वाले दिनों में बारिश और होगी और जितनी बारिश होगी गंगा का जलस्तर भी उतनी तेजी से बढ़ने वाला है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और नेपाल में भारी बारिश के बाद नारायणी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे ही नेपाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है, गंडक नदी में उफान आ जाता है। नेपाल में बारिश से कैसे बढ़ता है गंडक नदी का जलस्तर, ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। तराई इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नेपाल के तराई इलाकों में जब जब बारिश होती है तब तब गंडक नदी का जलस्तर क्यों बढ़ता है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेपाल के पहाड़ों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि नेपाल के पहाड़ों में लगातार बादल छाया और लगातार बारिश हो रही है। नेपाल के जितने पहाड़ी इलाके हैं जो तराई के क्षेत्र में हैं उन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और जब जब पहाड़ों पर बारिश होता है तब तब उसका पानी नेपाल के नारायणी नदी में आता है। और नारायणी नदी जो नेपाल की एक बड़ी नदी मानी जाती है, जिसमें पहाड़ों से निकलने वाली तमाम सैकड़ों नदियों को लेकर आगे बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नेपाल के पहाड़ों में बारिश के बाद नारायणी नदी उफनाई हुई है। तो नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और नेपाल के नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि का ही कारण है कि गंडक बराज के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो नेपाल के पहाड़ों में जिस तरह से पानी हो रहा है वैसे वैसे जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो नेपाल के पहाड़ों में कुल मिलाकर कहें तो होने वाला जो बारिश है वहीं गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि का एक बड़ा कारण हो रहा है। और नेपाल की नारायणी नदी वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंच रही है और जलस्तर में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18 नेपाल। और पूर्णिया में महानंदा, परमान और कंकई नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांव में सड़कें पानी में डूब चुकी है। लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को विवश हैं। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। लोगों से प्रशासन
से मदद की गुहार लगाई गई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद बैराज का फाटक खोलने के बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है और सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाली रातो नदी में अचानक उफान आ गया, जिसकी वजह से NH 227 भिट्ठा मोड़ पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। जिले में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही, जिसके कारण दूसरी नदियां भी उफान पर है। जलस्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण श्रीखंडी भीटहा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 5 में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगा है। भिट्ठा मोड़ NH 227 सड़क पर 2 फीट से ज्यादा तेज पानी का बहाव हो रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। और 7 नदियों से घिरे खगड़िया में जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, वैसे वैसे नदी किनारे रहने वाले लोगों को एक बार फिर बाढ़ की आशंका सताने लगी है। बेलदौर और चौथम प्रखंड में जहां कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि है, वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।